हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बढ़ते हैं सुपरफास्ट खबरों की तरफ। पानीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की जा रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अध्यक्षता में की जा रही इस बैठक में प्रशासन ने दौरे को लेकर खास इंतजाम किया गया। बता दें कि इससे पहले किसानों ने दुष्यंत का विरोध करने का ऐलान किया था। हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद शुरू होगी। सरकार ने गेहूं और सरसों की खरीद के व्यापक इंतजाम किए हैं। सरकार ने फसल खरीद के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसानों का रजिस्ट्रेशन किया है, जहां 7.5 लाख से ज्यादा किसान अपनी फसल बेचने का रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। किसानों को उनकी फसल मंडी में लाने के लिए समय के बारे में उनके मोबाइल फोन पर सूचना दी जाएगी। सरकार का दावा है कि किसानों को उनके गेहूं का भुगतान 48 घंटे के भीतर कर दिया जाएगा और अगर किसी वजह से भुगतान में देरी होती है तो किसानों को उस पर 9% का ब्याज दिया जाएगा। कुछ दिन पहले ही खरीफ सीजन की तैयारी के संबंध में मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक भी की थी। सीएम ने बताया था कि गेहूं, सरसों, जौ, दाल, चना की फसल का एक एक दाना सरकार एमएसपी पर खरीदेगी। जौ, चना और दालों की एमएसपी पर खरीद 10 अप्रैल से शुरू होगी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि ट्रांसपोर्टरों को 48 घंटे के भीतर मंडी से फसल उठाने के निर्देश दिए गए हैं और अगर कोई ट्रांसपोर्टर समय पर फसल नहीं उठाता तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। चंडीगढ़ में सीएम की अध्यक्षता में मंगलवार को हाई परचेज कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सरकारी खरीद को मंजूरी दी गई। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि बैठक में कुल 400 करोड़ की सरकारी खरीद को मंजूरी दी गई, जिसमें बिजली, सिंचाई, खेल और शिक्षा विभाग की खरीद शामिल है। साथ ही सीएम ने बताया कि उनकी सरकार में किसानों को एमएसपी पर दाम सही मिल रहे हैं और उनकी सरकार हमेशा किसानों के साथ है। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो रही है। गेहूं खरीद को लेकर रेवाड़ी मार्केट कमेटी के सचिव ने बताया कि जिले की 3 मंडियों रेवाड़ी, बावल और कोसली में 1 अप्रैल से फसल खरीद की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके साथ आढ़तियों के साथ बैठक हो चुकी है। जिले में 2,83,208 एकड़ कृषि योग्य रकबा है, जिसमें से 2,11,248 एकड़ एरिया का 51,281 किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है। सरसों की खरीद के बारे में उन्होंने बताया कि 1,05,000 क्विंटल सरसों मंडियों में आ चुकी है और 1.5 करोड़ रुपए मार्केट फीस जमा हुई है। उन्होंने बताया कि जिले की तीनों मंडियों में पेयजल, सफाई, बारदाने की व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन और अन्य प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं ताकि फसल बेचने के लिए आने वाले किसानों को परेशानी ना हो। वहीं कोरोना काल को देखते हुए सामाजिक दूरी और कोविड गाइडलाइंस की पालना पूरी तरीके से सुनिश्चित की जाएगी। आउटसोर्सिंग के तहत नौकरी पर लगे स्वास्थ्य कर्मियों में नौकरी जाने का डर बना हुआ है। 1 अप्रैल से नया टेंडर शुरू होना है और नए ठेकेदार पुराने कर्मियों को बाहर का रास्ता दिखा सकता है। इसी को लेकर सीएचसी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नेहरू पार्क में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और भिवानी सीएमओ को स्वास्थ्य मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें नौकरी से ना हटाया जाए। कर्मचारियों का साफ कहना है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटों में 980 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। कोरोना के गुरुग्राम में 161 नए मामले सामने आए हैं, वहीं पानीपत में 143 नए केस सामने आ चुके हैं। अंबाला में कोरोना के 109 नए मामले सामने आए हैं, वहीं कुरुक्षेत्र में 104 नए मामले सामने आए हैं। पंचकूला में कोरोना के 102 नए मामले सामने आए। इसी के साथ यमुनानगर में 97 नए केस सामने आए हैं, वहीं एक दिन में कोरोना से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 3,147 मरीजों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ हरियाणा में कुल 2,89,694 केस अब तक सामने आ चुके हैं।
सोनीपत में एक तरफ तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सांदल कला के सरकारी स्कूल में कोविड नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। विद्यालय में कोविड का डर खत्म होता देखा जा रहा है। स्कूल में न केवल सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जा रहा है, बल्कि ज्यादातर टीचर्स कक्षा में बिना मास्क के नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बच्चे नीचे बैठकर परीक्षा देते नजर आए, लेकिन विद्यालय के छात्र और छात्राओं के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने इस बार परीक्षा ड्यूटी नहीं देने या कोताही बरतने वाले अध्यापकों और दूसरे स्टाफ के खिलाफ सख्त फैसला लिया है। विद्यालय बोर्ड ने बच्चों को नकल करने में मदद करवाने वाले शिक्षकों के खिलाफ भी सख्त नियम बनाए हैं। साथ ही यह तय किया गया है कि जो ड्यूटी के दौरान कोताही बरतते हैं उन्हें मनपसंद जगह तबादला नहीं मिलेगा, बल्कि उनके खिलाफ नेगेटिव मार्किंग होगी। साथ ही बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि कोविड नियमों का भी परीक्षाओं में पूरा ध्यान रखा जाएगा। मुख्य नगीना होर्डिंग मार्ग पर एक दुकान के निर्माण के दौरान बड़ा हादसा हुआ। दरअसल दुकान निर्माण के लिए नींव की खुदाई की जा रही थी। उस दौरान बराबर में खड़ी 20 फीट की दीवार अचानक गिरने से 3 मजदूर दब गए। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तीनों मजदूरों की हालत गंभीर को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुराना थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि सूचना मिलने के तुरंत बाद मौके पर मजदूरों को बाहर निकाला गया। वहीं उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीती रात हिसार रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हिसार रोड पर एक अज्ञात वाहन ने कार से पीछे से टक्कर मार दी। हादसे के समय कार में 5 लोग सवार थे, जिनमें से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 126वें दिन भी जारी रहा, लेकिन इस गतिरोध का अब तक कोई हल निकलता नहीं दिख रहा। किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर लगातार डटे हैं। नए कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई गई 3 सदस्यों की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। शेतकारी संगठन की महिला अध्यक्ष सीमा नरवणे ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट को ये रिपोर्ट 19 मार्च को ही सौंप दी गई है। इसको लेकर कमेटी जल्द ही प्रेस नोट के जरिए और जानकारी सार्वजनिक करेगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त की गई कमेटी में कृषि विशेषज्ञ और शेतकारी संगठनों से जुड़े अनिल धनवंत, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 जनवरी को समिति का गठन किया था। धनवंत के अलावा कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी और प्रमोद कुमार जोशी समिति के अन्य सदस्य हैं। पंजाब में बीजेपी विधायक अरुण नारंग के साथ मारपीट मामले को लेकर हरियाणा बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान फतेहाबाद की सड़कों पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। पुलिस की कड़ी निगरानी के बावजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फतेहाबाद के भुना मोड़ से पुराने बस स्टैंड तक विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी कार्यालय के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान रतिया के विधायक भी मौजूद रहे, लेकिन स्थानीय विधायक नदारद थे। झज्जर के अंबेडकर चौक पर बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं ने कांग्रेसी नेताओं का पुतला जलाया। बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक रमेश कौशिक ने बताया कि कुछ किसानों को बरगलाकर उन पर हमला कराया गया, जिसकी हम निंदा करते हैं। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष विक्रम कादियान ने कहा, हमारे विधायक पर हुए हमले की भरसक निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी का चरित्र इसी तरह का है। उन्होंने पंजाब के विधायक पर जो हमला किया है उसे बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। पंचकूला में भी बीजेपी विधायक से मारपीट के मामले में बीजेपी की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान पंचकूला मेयर कुलभूषण गोयल की मौजूद रहे। इस मामले के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया।
यमुनानगर में विधायक अरुण नारंग के साथ हुई मारपीट के मामले में बीजेपी की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। जगाधरी अनाज मंडी गेट पर बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने रोष प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी युवा मोर्चा यमुनानगर से बीजेपी विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। बीजेपी ने पंजाब के मलौट में बीजेपी विधायक के साथ की गई मारपीट के विरोध में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंका और राष्ट्रपति से पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। बीजेपी कार्यकर्ता बीजेपी के जिला अध्यक्ष आदित्य चौटाला के नेतृत्व में सिरसा के बरनाला रोड स्थित हुड्डा चौक पर पहुंचे और पंजाब सरकार के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए पुतला फूंका, साथ ही राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। बीजेपी के विरोध की जैसे ही भनक किसानों को लगी, किसान भी हुड्डा चौक पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। किसानों को रोकने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। रेवाड़ी के राजीव चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इकट्ठे होकर कांग्रेस का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं में अरुण नारंग की पिटाई के बाद काफी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि यह सब कांग्रेस के इशारे पर हुआ है। करनाल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब के सीएम का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अरुण नारंग के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करके लोकतंत्र की हत्या की है और इसी रोष में हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंका। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब एक जनप्रतिनिधि की सुरक्षा नहीं हो सकती तो फिर आम पब्लिक की सुरक्षा कैसे होगी। फरीदाबाद के जिला मुख्यालय में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं ने पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंका। इस मौके पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा और विधायक सीमा त्रिखा ने इसे लोकतंत्र की हत्या बताया। साथ ही इसे पंजाब सरकार की साजिश बताते हुए कहा कि भोले भाले किसानों के हल पल सवार पंजाब के राजनीतिक लोगों ने लोकतंत्र का गला घोटते हुए अरुण नारंग के साथ मारपीट की। बीजेपी विधायक के साथ मारपीट के मामले में नारनौल में राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव के नेतृत्व में रोड मार्च कर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का पुतला फूंका गया। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि हमारे किसान ऐसा काम नहीं कर सकते, ये सब कुछ कांग्रेस के इशारे पर हो रहा है। बीजेपी के प्रदर्शन के बाद किसान भी सड़कों पर उतरे। फतेहाबाद के लालबत्ती चौक पर किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। किसान नेताओं का कहना है कि ये बीजेपी का ही षड्यंत्र है। किसानों का कहना है कि बीजेपी आंदोलन को तोड़ने के लिए स्वयं षड्यंत्र रचा रही है। सिरसा में लघु सचिवालय के बाहर आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि पिछले 14 महीनों से आंगनबाड़ी सेंटरों का किराया और 8 महीने से आंगनबाड़ी वर्करों का मानदेय नहीं दिया गया, जिसके विरोध में आंगनबाड़ी वर्करों ने प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी वर्करों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही आंगनबाड़ी कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग जल्द पूरी नहीं की तो आने वाले दिनों में आंदोलन तेज करने को मजबूर हो जाएंगे। और विधायक किताब सिंह मलिक का इलाज के दौरान निधन हो गया। सोमवार देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। मंगलवार को उनके पैतृक गांव आवली में पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। दरअसल 13 मार्च को किताब सिंह मलिक छत्तीसगढ़ किसी काम से गए हुए थे। उसी दौरान सड़क हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें कुरुक्षेत्र के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बता दें किताब सिंह मलिक साल 1982 में लोकदल की टिकट पर और 1991 में बतौर निर्दलीय गोहाना से विधायक रह चुके हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ बीजेपी नेताओं के विरोध का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला घोला चिका के गांव सैर का है, जहां बीजेपी नेता के विरोध का वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता गांव में एक शोक सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, लेकिन किसानों को इनकी खबर मिलते ही वो वहां पहुंचे और शांतिपूर्ण तरीके से बीजेपी नेता का विरोध करने लगे।
किसानों के विरोध को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल को बुलाना पड़ा। इसके बाद पुलिस को बीजेपी नेता को वहां से निकालने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग के आदेशों के तहत 15 अप्रैल से प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। इस प्रवेश उत्सव में स्कूल मुखिया और अध्यापक अभिभावकों से बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला करवाने की सिफारिश करेंगे। प्रवेश उत्सव हर वर्ष सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ऐसे में उन स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने में जोर दिया जाता है जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या बेहद कम होती है। कैथल में प्रवेश उत्सव को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों से चर्चा कर सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए। अंबाला में एक बार फिर से विद्यार्थियों की एनुअल फीस को लेकर विवाद छिड़ने लगा है। बता दें कि भारी संख्या में अभिभावक इकट्ठा होकर जिला शिक्षा विभाग के अधिकारियों से एनुअल फीस के मुद्दे को लेकर मिलने पहुंचे। अभिभावकों ने बताया कि सिसिल कॉन्वेंट स्कूल द्वारा उनसे जबरदस्ती सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देकर एनुअल फीस वसूली जा रही है, जिसका वे विरोध करते हैं और वो एनुअल फीस नहीं देंगे, जिसके लिए आज उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को मांग पत्र भी सौंपा है। अंबाला की नई अनाज मंडी 1 अप्रैल से शुरू होने वाली फसल खरीद को लेकर पूरी तरह से तैयार है। सरकार ने 1 अप्रैल से सभी मंडी प्रशासन को गेहूं खरीद शुरू करने के साथ साथ मंडी में गेहूं रखने की व्यवस्था के आदेश जारी किए। वहीं किसानों की फसल के लिए उचित बारदाने और तिरपाल की व्यवस्था के बारे में भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। फसल खरीद की तैयारियों को लेकर मंडी सचिव का कहना है कि इस फसल के दाम सीधे किसानों के खाते में जाएंगे और आड़तियों को 2.5% कमीशन भी दिया जाएगा। अंबाला में आड़तियों की एक बैठक भी की गई जिसमें उन्हें सरकारी कायदे कानूनों से वाकिफ करवाया गया। आड़ती रविंद्र का कहना है कि सरकार जब आड़तियों को 2.5% कमीशन दे रही है और किसानों की फसल कीमत उनके खाते में सीधे ट्रांसफर करने की बात कर रही है, तो फिर किसान की फसल की नमी के पैसे भी उनके खाते से ही काटे जाएं। पानीपत में एक अत्याचारी पिता का खौफनाक कारनामा सामने आया है। दरअसल सीडब्ल्यूसी की टीम ने मंगलवार को एक बच्ची को हुडा सेक्टर 12 में भीख मांगते देखा तो उसे अपने साथ ले गए। बच्ची ने काउंसलिंग के दौरान सीडब्ल्यूसी को बताया कि उसके पिता उससे भीख मांगने पर मजबूर करते हैं। साथ ही उसके 4 भाइयों को भी भीख मांगने पर लगा रखा है। बच्ची का कहना है कि उसने कई बार पिता का विरोध किया तो पिता ने उसकी दोनों बाजू पर कई बार जलती सिगरेट लगाई। सीडब्ल्यूसी के सदस्यों का कहना है कि बच्ची ने उन्हें बताया कि उसके पिता श्यामलाल बिहार के मूल निवासी हैं। फिलहाल पुलिस पिता की तलाश में जुट गई है और बच्ची को बाल सुधार केंद्र में भेजा गया है। हरियाणा रोडवेज के कंस्ट्रक्टर ने राष्ट्रीय स्तर की बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में सिविल मेडल हासिल किया। दरअसल संदीप कुमार रोहतक के गांव सांगी का रहने वाला है और साल 2008 में फरीदाबाद रोडवेज डिपो से ज्वाइन किया था। हाल ही में संदीप सिंह ने सेंट्रल सर्विस प्रतियोगिता के तहत अपना 13वां मेडल हासिल किया। रोडवेज के ट्रैफिक मैनेजर संजय कुमार ने बताया कि हाल में ही सेंट्रल सिविल सर्विस के गेम हुए थे। हमारे डिपो में संदीप कुमार कंडक्टर के पद पर कार्यरत हैं, जिन्होंने बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है। पुलिस की क्राइम यूनिट फर्रुखा नगर ने दिल्ली पुलिस एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर कुलदीप उर्फ फज्जा के शार्प शूटर को गिरफ्तार कर कई मामलों का खुलासा किया। एसीपी क्राइम की माने तो गिरफ्तार शूटर ऋतिक उर्फ रिंकू ने खुलासा किया। अंबाला में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने सहयोगी के साथ मिलकर पहले युवकों पर बलात्कार का आरोप लगाया, फंसाया और फिर कोर्ट में बयान बदलने का नाम पर रुपए की डिमांड की। इस दौरान महिला ने फंसाए गए लोगों से 10 लाख रुपए की डिमांड की थी। जबकि पीड़ितों का कहना है कि पहले ही महिला कोर्ट में बयान बदलने के मामले पर 12 लाख रुपए ले चुकी है। पीड़ित युवकों ने अंबाला के एसपी हमीद अख्तर से संपर्क किया और पूरे मामले की जानकारी, जिसके बाद अंबाला पुलिस ने महिला थाना पुलिस को साथ लेकर आरोपी महिला रिया बत्रा और उसके सहयोगी को डिमांड किए गए 1 लाख रुपए के साथ रंगे हाथ पकड़ा। महिला के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। करनाल में विकास सदन के सभागार में मंगलवार को नगर निगम हाउस की बैठक हुई। बैठक में वित्त वर्ष 2021-22 का प्रस्तावित बजट मौजूद पार्षदों की सहमति से पास किया गया। बैठक की अध्यक्षता महापौर रेणु बाला गुप्ता ने की। बैठक में नगर निगम आयुक्त विक्रम भी मौजूद रहे।
इस दौरान महापौर रेणु बाला गुप्ता ने बताया कि सभी वार्डों में विकास कार्य के लिए धनराशि की कमी नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले 40 लाख रुपए प्रत्येक वार्ड को दिए गए थे और आने वाले दिनों में 1-1 करोड़ रुपए और दिए जाएंगे। मोबाइल बिल, अन्य यूटिलिटी बिल और ओटीटी मंचों के सब्सक्रिप्शन के लिए लगाए जाने वाला ऑटो डेबिट सिस्टम 1 अप्रैल 2021 से बंद हो जाएगा। आरबीआई ने इसे लेकर नए नियम बनाए हैं जो नए वित्त वर्ष के पहले दिन से लागू होंगे। आरबीआई ने इसे लेकर नए नियमों के तहत 1 अप्रैल से बैंकों को ऑटो डेबिट भुगतान की तारीख के 5 दिन पहले ग्राहक को एक नोटिफिकेशन भेजना होगा। भुगतान केवल तभी हो पाएगा जब ग्राहक मंजूरी देगा। साथ ही भुगतान रकम 5,000 रुपए से ज्यादा है तो बैंक ग्राहक को ओटीपी भी भेजा जाएगा। इन नियमों को लेकर इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का कहना है कि ज्यादातर बड़े बैंकों ने इसके लिए खुद को तैयार नहीं किया, जिस वजह से बैंकों से जुड़े कई नेटवर्क इस सर्कुलर का पालन नहीं कर पाए। मशहूर गेंदबाज क्रिस मॉरिस ने कहा कि आईपीएल के आगामी सत्र में चोटिल ज़ोराफा आर्चर की अनुपस्थिति में राजस्थान रॉयल्स के तेज गेंदबाज आक्रामक की अगुवाई करना एक अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी, लेकिन इससे टीम में उनकी भूमिका में कोई बदलाव नहीं होगा। दिल्ली कैपिटल फ्रेंचाइजी ने साल 2021 के लिए अपना नया कप्तान चुन लिया है। नियमित कप्तान श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी में अब ऋषभ पंत टीम की बागडोर संभालेंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 9 अप्रैल से शुरू होने वाली इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी चरण की तैयारियों के अंतर्गत मंगलवार को 9 दिवसीय अनुकूल शिविर शुरू किया। मनप्रीत सिंह ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना के खिलाफ अगले महीने होने वाले एफआईएच प्रो लीग मैचों में भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। मनप्रीत निजी कारणों से हाल में यूरोप दौरे पर नहीं गए थे। टूर्नामेंट के लिए तुर्की दौरे पर गए भारतीय मुक्केबाज दल के 8 सदस्यों को कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद इस्तांबुल में क्वारंटाइन पर रखा गया, जिसमें से 7 खिलाड़ी ठीक होकर बुधवार को भारत लौट रहे हैं। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई के दादर में हुआ था और 31 मार्च 1972 को 39 साल की उम्र में बॉलीवुड की ट्रेजेडी क्वीन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मीना कुमारी के कई फैंस ने आज उन्हें याद किया। अमिताभ बच्चन की फिल्म चेहरे की रिलीज डेट पोस्टपोन हो चुकी है। अमिताभ ने पोस्ट करते हुए लिखा, कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस और नई गाइडलाइंस को देखते हुए हम फिल्म चेहरे को 9 अप्रैल को थिएटर में रिलीज नहीं कर पाएंगे। इन दिनों हरियाणवी गाने से लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही रेणुका पवार एक के बाद एक हिट गाने दे रही है। मंगलवार को रेणुका पवार का एक और गाना रिलीज हुआ जो कि काफी पसंद किया जा रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूजा बेदी की बेटी आलिया फर्नीचरवाला इन दिनों फिल्मों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी खूब धमाल मचा रही है। हाल ही में उन्हें बेस्ट फीमेल डेब्यू आर्टिस्ट का अवार्ड मिला। अवार्ड मिलने के बाद आलिया ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा कि आपने इतने प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। मैं आपकी आभारी रहूंगी और वादा भी करूंगी कि हर रोज और ज्यादा मेहनत करूंगी और अपना बेस्ट